बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नया दिन रमज़ान स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शोएब। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। जी हाँ, बेकाबू होते कोविड में भी कौम ने जब पुकारा तो पाक फौज के जवान, धरती के जांबाज बेटे चले आए और अब SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर बड़े नुकसान से बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ अगले महाज पर नजर आ रहे हैं वतन के ये जवान। मुख्तलिफ इलाकों में गश्त का सिलसिला जारी है। पहले हमने देखा था इस्लामाबाद की मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज मौजूद थी, फिर लाहौर के भी ऐसे ही मनाजिर आए और आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि पूरे पाकिस्तान में पाक फौज के ये जवान ही SOPs पर अमल दरामद कराते नजर आएंगे, चूंकि इनकी बात सुनी जाती है, इनकी बात मानी जाती है। जब भी ये ठान लेते हैं कि कोई काम करना है, कोई काम कराना है, तो वो काम होता है। हालात कहीं बेकाबू ना हो जाएं, वो हालात ना हो जाएं जो भारत के हैं। इसलिए अपने तमाम वसाइल को बुरोकार लाया जा रहा है, इसलिए अपने तमाम इदारों को एक्टिव किया जा रहा है। ना सिर्फ पुलिस इंतज़ाम बल्कि पाक फौज भी अब वो काम कर रही है जिसकी हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत तो हमें दुआ की भी है। बिल्कुल दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही साथ दवा यानी वैक्सीन लगवाने को यकीनी बनाना है आपने, और यही एहतियात है। हम कहते हैं एहतियात है मास्क पहनना, समाजी फासले का ख्याल रखना, इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी आप ऐड कर लें। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं। अभी भी हमारे जहनों में खदशात है कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो अल्लाह ना करे ये ना हो जाए, अल्लाह ना करे वो ना। ऐसा नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लगवाने का गवर्नमेंट बार बार कह रही है तो कुछ सोच समझ के अपने शहरियों की भलाई के लिए कह रही है, जिसमें आपने अपना किरदार अदा करना है। लॉकडाउन के खदशे को देखते हुए ईद शॉपिंग की अगर हम बात करें तो उस गर्ज से बाज़ारों में बला का रश नज़र आ रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। ख़ुद को, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को इस वबा से खुदारा बचाइए, क्योंकि अगर आप अपने आप को बचाएंगे, आपसे जुड़े बहुत से लोग खुद ब खुद बच जाएंगे। पाक फौज, शहरी सूबाई इंतज़ामिया आपको बचाने के लिए निकली है। आपके ताउन से ही आपको बचा पाएगी। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो वो सिर्फ वो कर सकती है जो उनके इख्तियार में है। अगर हम सिंध की बात कर लेते हैं तो सिंध में रहते हैं मुराद अली शाह, जो कि कह रहे हैं कि लाजमी उनकी बात सुनी जाए। ये लोग आपके लिए इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि शुएब ने भी कहा है कि सड़कों पर अगर मौजूद है पाक फौज के जवान या शहरी और ज़िला इंतज़ामिया के लोग वहाँ पर मौजूद है, तो वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसकी जान बचाने की बात कर रहे हैं? हर पाकिस्तानी की जान बचाने की बात हो रही है। जब हम बार बार कहते हैं कि सीख लीजिए पड़ोसी मुल्क से, चाइना से ना सीख पाए, ईरान से ना सीख पाए, तो भारत से सीख लेते हैं। जो हालात वहाँ पर आज अस्पतालों के बाहर हैं, जो वहाँ आज हालात अस्पतालों के बिस्तरों पर हैं कि जब एक बिस्तर पर 3 मरीज़ हों, अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा हो कि हम मरीज़ और ले नहीं सकते, मरीज़ बाहर हो, ऑक्सीजन की तलाश में हो, ऑक्सीजन मिल ना रही हो, तो फिर जाने चली जाती हैं, अपने प्यारे चले जाते हैं। शमशान घाट वहाँ भरे हैं, वहाँ दुआओं की अपीलें हो रही हैं। वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी रोज़ाना बात करना इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है भारत। जैसे हमने हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ वैसे ही भारत ने भी नहीं किया, तो भारत को भुगतना पड़ रहा है, कहीं हमें ना भुगतना पड़े, इसलिए एहतियात करनी होगी। और जब बात हम एहतियात की कर रहे हैं तो ऐसे में हमें ज़रूर सुनना है किसको, जो कि हमें रोज़ाना कहते हैं कि एहतियात करें। सुनना किसको है? उसको जो कि इस वक्त इस वबा के ख़िलाफ़ बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ वज़ारत सेहत की और वज़ीर सेहत पंजाब की अगर मैं बात कर लूँ, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनका चेहरा देखकर, उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी हालत देखकर मुझे तो महसूस हो गया कि कितनी तकलीफ़ में है वो, चूँकि वो कैंसर से ख़ुद लड़ रही हैं, थेरेपीज़ उनकी हो रही हैं, उन थेरेपीज़ के असरात उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए इनको, वो लड़ रही हैं कैंसर से, लेकिन आपको बता रहे हैं कि लड़ना आपने है कोविड से। वो आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि कोरोना कितना ख़तरनाक है और इस वक्त क्या हालात हैं हॉस्पिटल्स के, इस वक्त क्या हालात हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, इस वक्त क्या हालात हैं कि जब प्यारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर एहतियात ना की तो फिर लॉकडाउन वाला मामला एक तरफ, उससे तो आप घबराते हैं, ज़रूर घबराइए, मैशत का पहिया रुक जाएगा, गरीब मर जाएगा, ज़रूर घबराइए इस बात से। लेकिन सेहत, अगर हम सेहत की बात कर लें तो जब सेहत ही नहीं रहेगी तो फिर क्या बाकी बचेगा। ऐसे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी, तो उनका चेहरा, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद, शी वॉज़ वेरी एक्टिव,
सलाम है डॉक्टर यास्मीन राशिद को कि कितना एक्टिवली ये इस कैंसर से लड़ते लड़ते फिर भी कौम की खिदमत कर रही हैं, पंजाब के शहरों की खिदमत कर रही हैं। लाहौर में रहने वाले हर लाहौरी की खिदमत के लिए वो खुद बाहर निकलती हैं, मॉनिटर करती हैं कि इस हस्पताल में क्या सूरत हाल है, वो खुद जाकर देख कर भी आती हैं, हिदायत भी जारी करती हैं। सुन लीजिए उनकी, क्योंकि वो आपके लिए बाहर निकली हैं। सुन लीजिए उनकी, चूँकि वो खुद भी तकलीफ़ में खुद लड़ भी रही हैं, लेकिन आपके लिए वो बाहर मौजूद हैं। और ये हम बार बार ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इट्स अ ब्रेव एक्ट, इट्स अ ब्रेव एफर्ट। ये वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस की एक आला मिसाल है कि हाउ शी इज़ डूइंग एंड नो मैटर जो हालात हैं, बट शी इज़ डूइंग what she has to do it, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम का हमारा डॉक्टर साहिबा को सलाम है। और जिस तरह जिस सूरत हाल से वो लड़ रही हैं, आप ये सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर आप पे इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो आप क्या करेंगे। इससे पहले कि आप किसी मुश्किल में फंसे, बेहतर ये है कि थोड़ी सी एहतियात आपको बचा जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम भारत की बात करते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो यकीनन हम ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, ये होता है, वो होता है, लेकिन इंसानियत का जज्बा सबसे पहले आता है, क्योंकि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस का सुनामी आया हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी है और लोग ये कह रहे हैं कि आप हमसे जितने मर्जी पैसे ले लें, हमें आप सिर्फ ऑक्सीजन दे दें। लेकिन डॉक्टर्स आगे से रोता हुआ उन्हें जवाब देते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। जब ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी तो लाखों की तादाद में हमने देखा कि भारत में लोग मरने लगे। लाखों लोग भारत के ऐसे जिनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। मुतासरीन की तादाद कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। 24 घंटे में 3,54,000 से ज़ायद नए मरीज सामने आए हैं और हर 4 मिनट में, कितनी ख़तरनाक की बात है कि हर 4 मिनट में वायरस एक शख्स की जान ले रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी ऐसा ही सूरत हाल है। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कितना ज़बरदस्त इकदाम कर रही हैं, तो डॉक्टर साहिबा ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूंगी कि आप खुद इतने मुश्किल और कड़े वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी को आप अव्वलीन तरजीह समझ रही हैं। बहुत मेहरबानी। असल में है तो अव्वलीन तरजीह यही है, जो हालात हमारे इस वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इतना बड़ा पेंडेमिक है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे अपना। इसमें तो हम सबको मिलजुल के और पूरी, वो कहते हैं ना, यूनिटी के साथ ये जंग हमने लड़नी है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरीके से मीडिया हमें सपोर्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली जहाँ SOPs का ताल्लुक है, तो अल्लाह करे कि लोग हमारी बात भी सुने और कहना भी माने और SOPs फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ अगर SOPs ही फॉलो कर लें तो बहुत हद तक हम इस बीमारी पे काबू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आवाम आपकी बात सुनेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़रा आवाम को बताएं तो सही कि इस वक्त कितनी तकलीफ़ में आप खुद हैं एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को बचाने के लिए हमें नज़र आती हैं बाहर, आप हमें अस्पतालों को मॉनिटर करते दिखाई देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कर रही हैं, हर जगह जाकर खुद हालात का जायज़ा ले रही हैं। थोड़ा नाज़रीन को बताइए तो सही। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है और मुझे ये काम करना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में देखें क्या हालात हो गए। अल्लाह ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाए। आमीन। इस वक्त कौम को, सारे लोगों को एक जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि भाई हम कम से कम अपने SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस करें। लेकिन एक और अहम बात भी मैं बताना चाहती हूँ, जो जिसके लिए मैं बार बार ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, बजाय घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखने के लिए और होल्ड करने के लिए, हमारे पास अस्पताल के अंदर लो ऑक्सीजन बेड्स, अगर मैं सिर्फ लाहौरी की बात करूं तो 1100 बेड्स हैं मेरे पास। तो अगर आपके मरीज को सांस की तकलीफ हो जाती है तो मेहरबानी करके घर में ना इलाज करें, क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी खराब हो सकती है। और अगर आप वक्त के साथ मरीज को अस्पताल ले आएंगे तो मरीज को हम संभाल सकते हैं। सब मेडिसिन फ्री हैं, हर किस्म की सहूलत इस वक्त अस्पतालों में मौजूद है। तो मेहरबानी करके घर पे जरा गुरेज करें, इलाज और अस्पतालों में इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब प्लीज़ साथ रहेगा, मैं कुछ मनाजिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप वो मनाजिर दिखा सकें जो हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, लाहौर के बाज़ारों के मनाजिर के, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल। डॉक्टर साहिबा, ये एक बाज़ार के हालात हैं, दैट शोज़ के पूरे लाहौर में क्या हो रहा होगा। ये जब ऐसे मनाजिर आप देखते नहीं, एक तरफ आप एक्टिवली काम कर रही हैं, एक तरफ हम आवाम को बता रहे हैं कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, और दूसरी तरफ शॉपिंग करने के लिए जो लाहौरी निकले हैं वो इस तरह से निकले हैं कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बलाए ताक रखा गया है।
तो डॉक्टर साहबा, ये मनाजिर देखकर क्या सोचती हैं आप, क्या दिल में आता मेरा है? ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, बस वो 1-2 दिन की बात है। अगर लोगों ने हालात इसी तरह के रखे और SOP नहीं प्रैक्टिस हुई और ये सब कुछ हुआ, तो फिर सख्ती करनी पड़ेगी। और वो सख्ती जो है फिर जब करते हैं और लॉकडाउन होगा, तो फिर जो नुकसान उठाएगा ना, वो बेचारा फिर गरीब आदमी उठाएगा। मुझे कई दफा ये होता है कि एक तरफ हम गुर्बत का रोना रोते हैं और एक तरफ आप बाजारों के हालात देखेंगे क्या हैं। ये कौन सा वक्त है? इस वक्त वबा फैली हुई है, लोगों के घरों में तदफीन हो रही है, लोगों के घरों में लोग बीमार हैं, फौत हो रहे हैं। अगर हम ये ईद सादगी से गुजार लें तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की जात भी खुश होगी हमसे कि हम लोगों के एहसास करते हुए हम सादगी से काम कर रहे हैं। वजह ये जो भी है वो एक दूसरे की मदद करने के लिए पैसे इस्तेमाल करें, बजाय शॉपिंग कर करके, कपड़े खरीद के। और ये जो ढेर लगाया जा रहा है, ये मुझे इतना अफसोस होता है कि बतौर कौम हम लोगों को क्या हो गया। हमें समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी वबा है जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के घुटने टेके गए हैं। अल्लाह ने हम पे बहुत रहम किया हुआ है, लेकिन हम लोग ना शुक्रे हैं, बगैर एहसास किए बार बार वो वाली बात है कि इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मेरी तो ये भी रिक्वेस्ट होगी अपने लोगों से कि ये ईद आप सादगी से मनाएं। लोगों के घरों के अंदर बहुत मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। ये कोविड की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, जिनके घर में बीमारी आ गई, कभी उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे। तो ये वक्त नहीं है कि हम इस तरह के कामों में लगे। हम वो काम करें जिससे अल्लाह खुश होगा कि हम और लोगों का एहसास, लोगों की मदद करें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहिबा, वही बात है ना कि ईदें तो आती रहेंगी, काबू कर रहे हैं और इस तरह के काम नहीं कर रहे। ईदें तो आती रहेंगी, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है और अगर संभल के हम ये गुजार लेंगे तो ये सबके लिए बेहतर होगा। बेहद शुक्रिया आप कर रही थी। और हम जैसे बात कर रहे हैं, हमने पंजाब की बात की, ज़रा सिंध का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमें ज्वाइन किया है इस टाइम कासिम सोमरा साहब ने, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुराद अली शाह साहब ने ये कहा कि अगर सूरत हाल बिगड़ जाती है, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। ये विफाक से मदद भी तलब की गई थी, लेकिन उनके मुताबिक, यानी मुराद अली शाह के मुताबिक विफाक ने हाथ खड़े कर लिए, मदद के लिए आगे नहीं आए। प्लीज़ ज़रा तस्वीर वाज़े कीजिएगा कि हुआ क्या। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल शाह साहब ने, जैसे आज CM साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं, वो हमारी इसकी MCC के प्लेटफॉर्म से लेकर और MCC के प्लेटफॉर्म पर, तो दिल्ली की बुनियाद पर, और MCC का प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, वहाँ पर हमने इस बात को बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस वबा से बचने का एक ही तरीका है कि लोग या तो लोग वॉलंटियरली, जिस तरह दुनिया के सिविलाइज्ड नेशंस ने खुद वॉलंटियरली SOPs को फॉलो किया और खुद को बचाया और अपने मुल्क को भी बचाया, और या तो फिर हम उस तरफ जाएं। दूसरा तरीका यही है कि हमें उसको इन्फोर्स जो है वो लोगों को इन्फोर्समेंट करवाएं। और इन्फोर्समेंट करवाने का एक ही तरीका है जो दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो यही है कि हम जो है ना वो लॉकडाउन करें, और उसमें हमारा कोई मिक्स्ड मैसेज नहीं जाना चाहिए। कंप्लीट लॉकडाउन मैसेज से जी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जिन एरियाज में जहां पर आपका स्प्रेड बहुत ज्यादा है, उसमें नंबर 1 आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद करें। बेशक आपकी गुड्स चलती रहें, लेकिन हम टॉकिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब बंद करें, ताकि ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल या माइग्रेट ना करे। और दूसरा, जो एरिया जहाँ पर स्प्रेड ज्यादा है, उन एरियाज को वो शहर हों, वो तालुके हों, वो यूनियन काउंसिल हों, वो डिस्ट्रिक्ट हों, उनको आप कंप्लीट लॉकडाउन करें। और उसकी वजह सिंपल ये है कि इसका स्प्रेड रोकने का दूसरा कोई तरीका नहीं। कासिम साहब, ये बात अपनी जगह की सजेशन दी गई, लेकिन सर मुझे ये बता दें कि जब मुराद अली शाह साहब ये बात करें कि कराची ईस्ट में 21% इन्फेक्शन रेट है, हालात तो बेकाबू हो गए सर इससे एक फिगर से, तो क्या कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? इसी एक डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ, चूंकि उन्होंने कह दिया है कि हम इंतजार नहीं करेंगे हालात बेकाबू होने का, हम एक्ट करेंगे। बिल्कुल सर, हमने ये आज हमारी जो टास्क फोर्स की मीटिंग थी, जिसको CM साहब ने चेयर किया, उसमें तमाम मिनिस्टर साहिबान भी बैठते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी, प्राइवेट सेक्टर भी, हमारे आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, पुलिस के जो हमारे इदारे हैं, ये सब वहाँ बैठते हैं। हमारा ये कंसेंसस है कि जहाँ ये इस तरह का स्प्रेड ज्यादा होगा, उन एरियाज को तो बिल्कुल हमें वी आर
अब हम 2 से 3 दिनों में, 3-4 दिनों में आपको देखेंगे कि हम इन एरिया के लिए 0 टॉलरेंस पे जा रहे हैं। नहीं सर, आप क्लियर अगर कर दें सर, क्या अगले 2 से 3 दिनों में हम कराची को मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल में देखेंगे? नो, हम पूरे कराची की बात नहीं कर रहे, हम पूरे कराची की इस वक्त बात नहीं कर रहे, हम एरिया स्पेसिफिक होके जा रहे हैं ना। हम एरिया से मुराद ये है कि जैसे कि जिस तरह आपने कहा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, अब कराची में बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जो एक आधी गली जो है ना वो एक डिस्ट्रिक्ट में आती है, आधी दूसरे में आती है, लेकिन हम उन एरियाज में जो हमारे हॉट स्पॉट है, ये हमने आज बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं उन हॉट स्पॉट को कंप्लीटली आइसोलेट, यानी सर यानी होगा स्मार्ट लॉकडाउन ही। लेकिन अब इसको नाम आप जो भी खूबसूरत दे दें, स्मार्ट कर दें, माइक्रो कर दें, जो कर दें, लेकिन उसमें जो है ना वो अब 0 टॉलरेंस के ठीक है। अब एक बात सर और बता दें, सर उन्होंने कहा कि इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी थी, आउटडोर पर भी पाबंदी थी, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा था। सर तो क्या अब कराची में कहीं पर भी आउटडोर डाइनिंग भी अलाउ नहीं होगी? बिल्कुल अलाउ नहीं होगी सर, हम कंप्लीटली आउटडोर डाइनिंग पे जो है वो बैन है। तो इस पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या आपकी पुलिस और इंतजामिया काफी है या फौज रिक्वायर्ड होगी? सर वो फौज के लिए जो भी है वो कल हमारी कैबिनेट में डिस्कशन होगी रिगार्डिंग कॉल अप, उसकी एक थोड़ी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो जो भी फौज भी हमारी है, फोरेंसिक भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, बाकी सब इदारे हमारे हैं, तो वो तमाम इदारे जो हैं वो दे आर विलिंग टू सपोर्ट द कॉल फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी। तो वो उनकी पूरी सपोर्ट पे खड़े होंगे और जहाँ जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट फौज की होगी। तो फिर आपने फौज की तलबी का लेटर लिखकर वापस क्यों ले लिया सर? तो देखिए ये हमारी कैबिनेट, ये एक रिक्वायरमेंट होती है, कैबिनेट से पास होना लाजमी होता है जी। तो वो हमारी अब वो कैबिनेट से इंशाल्लाह कल डिस्कशन में ये हो जाएगा, तो उसके बाद हम आर्म फोर्सेस को भी बुला लेंगे। ठीक है। और कासिम वही बात है ना कि एक और बात भी बड़ी सरगर्म है, NA 249 का इलेक्शन, और उस पर भी मुराद अली शाह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसलिए दोबारा भी फौज तलब की एक रिक्वेस्ट चलिए, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमसे। और अब देखना ये कि आज शाम के बाद हम देखते हैं कि कराची में आउटडोर डाइनिंग बंद होती है या नहीं, और अगर नहीं होती तो फिर सिंध हुकूमत क्या इक़दाम लेती है, या फिर इन फैसलों को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जब हम कोविड की बात करते हैं तो हम बार बार एक ही बात करते हैं कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। कोई तफरीक नहीं छोड़िए कि तरक्की पजीर मुल्क कौन सा है, तरक्की याफ्ता कौन सा है, हर कोई इसकी लपेट में है। चाहे भारत हो जाए, चाहे अफ़गानिस्तान हो जाए, चाहे चाइना हो जाए, चाहे तुर्की हो जाए, कोई भी मुल्क अगर आप नाम लेंगे तो वहाँ पर आपको हालात बुरे ही नज़र आएंगे। लेकिन अपने लोगों की मदद से उन्होंने हालात पे बहुत ज़्यादा काबू पाया। जब हम बात करते हैं भारत की, तो हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसाया मुल्क है। और फवाद चौधरी साहब के बकौल वो कहते हैं कि जो भारत में मामलात है वो पाकिस्तान की दहलीज पे दस्तक दे रहे हैं। भारत की जब हम बात करेंगे तो दिल्ली का जिक्र करेंगे। दिल्ली राजधानी के गंगाराम अस्पताल में हमने देखा दिल खराश मनासर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना की ये जो लहर है ये भारत में तूफ़ान बर्पा किए हुए है, क़यामत सुगरा बर्पा किए हुए है। भारतीय अवाम अब हुकूमत के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं। जो ज़ाहिर सी बात है कि ये काम गवर्नमेंट का होता है रोकना, लेकिन जब गवर्नमेंट ये कहता है कि जाएँ आप जाके मेले अटेंड करें, आप जाके क्लब्स में जाएं, जिम में जाएं, तो फिर ऐसा होता है। और जिस हॉस्पिटल का जिक्र आपने किया महक, 2-3 रोज़ पहले की खबर थी कि ऑक्सीजन ना होने से चंद ही लम्हों में 25 जानें चली गई थीं। क्या हालात हैं इस वक्त इंडिया के, ज़रा देखिए। और जब हम भारत का जिक्र करते हैं, वहाँ होने वाले टेस्टिंग की बात करते हैं, केसेस की बात करते हैं। कल ही शेख रशीद साहब ने भी कहा कि अगर 3-3.5 लाख टेस्ट, 3-3.5 लाख केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 लाख होंगे, चूँकि वहाँ के डायनामिक्स ऐसी हैं। माहिरीन का इससे मुतालिक कहना है कि मरने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। हस्पताल भर चुके, बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लाशें मुर्दा खानों के बाहर पड़ी हैं, शमशान घाट मुसलसल धुआं उड़ा रहे हैं, कब्रिस्तान वहाँ पर भर रहे हैं। इस वक्त जो भारत के हालात हैं उससे सीखने की बात यह है क्योंकि कुछ जगहों पर पाकिस्तान में भी अब ऐसे मामलात होना शुरू हो गए हैं। इस पर मैं आगे चलकर बात करूँगा कि मैं किस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या हालात हैं। बेहतियाती है जो कि लोगों ने अपनाई, और उसके बाद जो हालात हमने देखे हैं भारत के, वो यकीनन सीखने लायक है। भारत का एक शहर भी ऐसा नहीं है जनाब जो कि इससे बचाओ। दिल्ली और मुंबई 2 बहुत बड़े शहर हैं, लेकिन इन दोनों शहरों में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ आई। वहाँ के हेल्थ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का
हेल्थ सिस्टम कदरे बेहतर था पाकिस्तान से, लेकिन जो वहाँ पे हालात है वो बता रहे हैं कि सोचे खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात होते हैं तो हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ खड़ा है। हमारे यहाँ तो ये जंग ही नहीं ख़त्म होती कि ये सूबाई इख्तियार है या विफाकी इख्तियार है। भारत में कोरोना केसेस में अचानक इजाफे की वजह जो बताई गई है वो कुंभ का वो मेला है जहाँ शिरकत के लिए पूरे भारत से लोग आए, और जब लोग वहाँ पर पहुँचे तो गवर्नमेंट ने ये किया कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर फूल बरसाए गए। दिखा देते हैं आपको। That the patients are now being made to shift to corridors, especially that from the 5th to the 9th floor, that the patients are now being made to shift to corridors, especially that from the 5th to the 9th floor. और मेले में शिरकत करने वालों ने कहा कि कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, किसी ने नहीं कहा कि ना जाओ, किसी ने नहीं कहा कि मास्क पहनो। भारत सरकार मेले में आने वालों पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की बरसात करती रही। ये कुंभ के मेले में जाने वाले लोगों ने कहा, जरा वो भी सुनिए। और भी नहीं तो मैं कहता हूँ 10 लाख आदमी था और खूब मेले के साथ फूलों की वर्षा हुई है हेलीकॉप्टर से। हम लोग खूब आनंद से वहाँ नहा के आए हैं। कम से कम और भी नहीं तो मैं कहता हूँ 10 लाख आदमी था और खूब मेले के साथ फूलों की वर्षा हुई है। तो ये वो लोग जो कि कुंभ के मेले में गए और उन्होंने अब वाकई अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया, क्योंकि भारत के जो रोड्स हैं वो भी कहानियाँ बता रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब भारत में जारी IPL में शरीक जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अब शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि उनमें भी कोरोना फैलने लगा है। कुछ खिलाड़ियों के टेस्ट जो हैं वो मस्बत आ गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया नाम जाहिर करने से गुरेज़ा नज़र आती है। अखबारात जो है वो कवरेज नहीं दे रहे हैं, उससे इनकारी नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया के एडम जिम्पा और केन रिचर्डसन और एंड्रयू वतन वापस रवाना हो गए, जबकि भारत के रवि ईश्वन ने भी ये कहकर लीग से अलहदगी इख्तियार कर ली है कि उनकी फैमिली कोरोना से अब जंग लड़ रही है, इसलिए वो IPL का हिस्सा नहीं बन सकते। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के वालिदैन भी कोरोना का शिकार होकर इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। तो ये जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, ज़ाहिर है कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी रिश्तेदार जो कि इस वक्त कोविड से लड़ रहे हैं। जब हम कोविड की बात करते हैं, चलिए अब हम पड़ोसी मुल्क की तो बात कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ पर तबाही मची हुई है। और जब बात पड़ोसी मुल्क की हो या अमेरिका की हो और कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं हेल्थ सिस्टम तबाह हो रहा है, कहीं पर एहतियात नहीं हो रही, तो ऐसे में हम अगर सिर्फ अपनी बात कर लें तो एहतियात ना करने से तबाही की तरफ जा सकते हैं। सवाल ज़रूर उठता है कि क्या पिछले साल की कोविड-19 के असरात हमारी मईशत पर असरअंदाज होंगे, क्योंकि हालात तो सिर्फ मईशत को नीचे लाते नज़र आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर मौशद अज्जा का मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, मार्केट पर गहरी नज़र है आपकी, और अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, इसमें ज़रात, गाड़ियाँ, सरिया, सीमेंट, इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करें, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? कोविड ने कितना हिट किया है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये कि हमारे और जो है इंडिया के हालात का कोई मवाज़ना नहीं है सर। पाकिस्तान में ज़रूर कोरोना पिछले दिनों बढ़ा है, और ख़ास तौर पे नॉर्थ साइड पे जो है पंजाब और पेशावर साइड पे, लेकिन उसकी सूरत हाल जो है वैसी नहीं है जो हमारे पड़ोस मुल्क है। दूसरी बात कि जब पिछले साल कोरोना का लॉकडाउन लगा था वो 23 मार्च के बाद लगा था, और वो रातों रात लगा था। हम 23 मार्च की छुट्टी मना रहे थे और एकदम वज़ीर आला सिंह ने जो ऐलान कर दिया कि कल से लॉकडाउन, और फिर बाकी सूबों ने भी लगा दिया था। तो उससे जो है एकदम जो है कारोबार बंद हो गए, लोगों के जो है रोजगार, बेरोजगारी वगैरह ये वो सारी चीजें आ गई। तो कहने का मतलब ये कि तैयारी नहीं थी उसकी। ये उसी तरीके से कह लें कि जैसे कि आप सारे सोए हो, हम सोए हो, और रात को एकदम जल्जला आ जाए और जो है पता लगे कि आपका सारा कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। अब की दफा जो है, अब जो कोरोना जो थर्ड वेव आई है, ये हम सारे जो है ना मेंटली, जैसे एक मरीज मर रहा होता है तो अस्पताल में वो मेंटली सारे जो है उसके रिश्तेदार जो है ना वो हो जाते हैं, रेडी होते हैं। और अगर एक अचानक मौत हो जाती है तो आपको पता है उसका एक शौक अलग होता है। तो हर आदमी जो है ना, इसी तरीके से तमाम बिजनेसेस ने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था इस चीज के लिए। एक वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया हुआ था, ऑनलाइन सेल्स शुरू हो चुकी हुई थी, एक सिस्टम अब बन चुका है। तो अब जो पाबंदियां, जो बंदिशें आ रही हैं कोरोना के बाद, आज वज़ीर आला सिंह ने भी आपने सुना होगा कि काफी लंबी चौड़ी, जैसे उन्होंने कहा कि 20% अब उनके सरकारी एहलकार दफ्तर में होंगे। तो मेरे एक साथ दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा 20% ज्यादा आते कब है? तो मतलब वो मजाक में उन्होंने उड़ाया कि
कहाँ गवर्नमेंट के महकमे के लोग आते हैं काम पे, वो तो घरों पे ही होते हैं वैसे ही, तो उससे कोई काम में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी चीज ये है कि कारोबार को अभी भी इजाजत दी जा रही है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि इन्होंने फूड बिजनेस भी कंप्लीट बंद कर दिया था, नहीं है ये, तो उसकी भी इजाजत है। बच्चे जो है काफी हद तक अलाइन हो चुके हुए हैं ऑनलाइन स्कूलिंग से, तो पेरेंट्स के लिए भी शॉक नहीं है। तो मुज़म्मिल साहब, आपकी नज़र में ये वाले जो इक़दामात है जो कि इस तरह जिसपे अब आवाम जो है वो काम करने से या घरों में बैठ के काम करने से या बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम तिजारत की बात करते हैं, हम मुआशी पहिए की बात करते हैं, वहाँ पर एक चीज़ आ जाती है एक्सपोर्ट। जब हम इसकी बात करें तो कहाँ खड़ा है इस वक्त पाकिस्तान? कहा जा रहा है कि हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। अगर ऐसा है तो फिर हमारी शरह नमू क्या है? देखिए, हमारी शरह नमू तो इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद जब बजट आएगा उसमें सबके सामने आ जाएगी। जब साल शुरू किया था तो 1 से 1.5% कह रहे थे, लेकिन मैं कहता था कि इस साल 4 से 5% आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेट बैंक और जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है 3% पे आ गई है, और अब 2 दिन से बातें शुरू हो रही है कि मुल्क में रिकॉर्ड जो है गंदम की पैदावार हुई है। और अगर ये बात भी सही हो गई तो ये सारे जो है 3.5-4% से बहुत जल्दी आप सुनेंगे 1 महीने में ऐलान कर देंगे कि पाकिस्तान की शरह नमू है। और अगर ये 3.5 से 4% शरह नमू आ गई हमारी, तो पड़ोस मुल्क जिसकी भी अपनी आपने लंबी बात की, उनकी शरह नमू -10% थी। इस साल IMF ने कहा 12.5% आएगी, लेकिन अब जो हालात दिख रहे हैं मुझे लगता है कि और मजीद जो है वो मंफी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरी कल बात हुई लखनऊ में वहाँ पे बात हुई 40,000 रुपये एम्बुलेंस का रेट हो चुका है वहाँ पे। अस्पतालों में कोई ले नहीं रहा, वहाँ पे कह रहे हैं कि हर घर तकरीबन लॉकडाउन है, और वहाँ पे लाशें और जो है लोगों का जो है इंतकाल होते जा रहा है। तो वो सूरत हाल का हमें एडवांटेज मिलेगा जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, क्योंकि ये और बांग्लादेश जो है, इंडिया और बांग्लादेश की तरफ से बंद हुई थी। यानी जिस तरह पहले हुआ था कि ऑर्डर्स हमें मिले थे, अभी इसी तरह का एडवांटेज हमें फिर मजीद मिलेगा। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है। तो यकीनन इन बच्चों की बात आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो ना जाने वो कौन सा तरीका है जो वो कैमरे के उस पार मुनाफाखोर बैठे हमें सुन रहे हैं, उनको वो कौन सा तरीका है जिससे समझ आएगी। हम जब बात करते हैं बुनियादी ज़रूरियात की, हम जब बात करते हैं कि चले आवाम की पहुंच में ये चीज़ तो है, लेकिन जनाब अब तो चने की दाल, काले चने जो बहुत नॉर्मल है, वो भी आवाम की पहुंच में नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत आवाम के लिए 120 रुपये होनी तो चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है 200 रुपये से ज़्यादा का बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हरामखोरी की जा रही है? इस पर कौन कर रहा है? कैसे उसको बेनकाब किया गया? हम आपको अरशद खान की रिपोर्ट में दिखाते हैं। काला चना, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और ढेर सारे काले मुनाफे से भरपूर। इतना मुनाफा कि पैदावारी कीमत से भी 3 गुना ज्यादा। भाईजान मुश्किल से फी किलो 5 रुपए मुनाफा है। हुकूमत ने सब कुछ महंगा कर दिया है, हमें मारना चाहती है। डीजल है, किराया है, मजदूरी है, 2.5-3 लाख रुपया लग जाती है। ये सब झूठ है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं झंग। जो किसान जमीन का सीना चीर कर फसल उगाता है, उसे 1 किलो चने के मिलते हैं 62 से 63 रुपए। चने का जो रेट आड़ती मिडलमैन हमसे लेता है वो 25-26 रुपए में लेता है। इसमें हमें तो कोई चीज़ नहीं उसमें बचत आती, बस गुजारा हो ही रहा है। और फिर शुरू होता है मुनाफाखोरी का असल सफर। आड़ती सस्ता खरीदा गया चना कारखाने ले जाता है। इस कारखाने में फी किलो 40 पैसे में चने को खुश्क किया जाता है। लगभग 1 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और इतनी कम लागत पर आड़ती की बड़ी जेब में 75 रुपए मुनाफा जाता है। यूं होलसेलर को यही चना 135 से 140 रुपए किलो तक पड़ता है। हमें जो रेट बेहतर मिलता है वहाँ पर सेल करते हैं, ये कारोबार का असूल है।
अब अगर दाल चना बनानी हो, उसके 50 पैसे फी किलो अलग, 115 रुपए फी किलो मुनाफा आड़ती की जेब में जाएगा। जो होलसेलर को दाल चना 180 रुपए किलो के लगभग मिलेगी। छिलका और बुरादा 50 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकेगा, जो सीधा सीधा इजाफी मुनाफा है। जो चने है ना खुश्क करने के लिए फी मन तकरीबन खर्चा आता है 15 से 20 रुपए मन। उसके बाद इसकी दाल बनती है। आला क्वालिटी काले चने की 40 किलो वाली बोरी 7,000 रुपए फी मन के हिसाब से रिटेलर को दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट खर्चा निकाल लें, तकरीबन 35 रुपए किलो का मुनाफा तो होलसेलर भी कमा रहा है। गन्ने की इस साल में बारिश ना होने की वजह से, मौसम की वजह से पिछले साल की निस्बत ना ज़्यादा है। कम से कम 5600 से लेकर 7,000 तक रेट है। आम दुकानदार लगभग 200 रुपए किलो काला चना बेचकर 20-25 रुपए नफा कमाएगा। 200 रुपए किलो चने बेचकर हमें सिर्फ 20 रुपए मुनाफा बचता। अगर बड़ा आड़ती अपना मुनाफा मुनासिब रखता तो आप तक काला चना या दाल 120 रुपए फी किलो से कम में पहुंच सकती थी। अरशद खान, समा, झंग। ये तो झंग से चने की कहानी थी। अब जरा कराची में आटे की कहानी भी आपको सुनाते हैं। कल जिस कीमत पर आपने खरीदा आटा, आज उतने में नहीं मिलेगा। रोजाना की बुनियाद पर यह महंगा हो रहा है। इस वक्त कीमत 68 रुपए किलो हो गई है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम में भी आटा माफिया बाज न आया। नाजायज मुनाफाखोरी के बाइस आटा महंगा हो गया। 4 दिन के अंदर ही रेट बढ़ा है। 3-4 दिन पहले क्या बिक रहा था? 60 रुपए। हर घर की जरूरत है, हर शहरी में चाहिए, इफ्तारी में आटा तो चाहिए ना सर। कम से कम आटे में तो रेट कम करने चाहिए ना। होलसेल मार्केट में आटे की फी किलो कीमत में 4 रोज में 8 रुपए इजाफा हो चुका है। 4 दिन पहले 540 रुपए में फरोख्त होने वाला 10 किलो आटे का थैला हफ्ते को 620 रुपए में फरोख्त हुआ। होलसेलर आटा महंगा होने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराते हैं। हुकूमत को मालूम है कि कराची में गंदम पैदा होता नहीं है, अंदरून सिंध से गंदम इधर आता है और पिसता है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गंदम मुहैया करे कराची वालों को। कराची रिटेलर ग्रोसर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी कहते हैं, किसान से सस्ती गंदम लेने वाला मिडिल मैन और फिलार मिलर्स मौके का फायदा उठा रहे हैं। कराची में गंदम की नकलो हमल पर दफा 144 लगी है। एक से दूसरे जिले में गंदम ले जाने पर पाबंदी है। गंदम की कीमत में इजाफे के बाइस चक्की के आटे की कीमत भी 70 रुपए से बढ़कर 75 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि फाइन आटा, मैदा और सूजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है। आगे बढ़ते जनाब, इफ्तारी कराना नेकी का काम है और यकीनन जब माह रमज़ान आता है तो हर कोई ये चाहता है कि वो दूसरे की इफ्तारी कराए, उसको मेहमान बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटे। लेकिन क्या ये काम सर्विस रोड या किसी खुली जगह पर नहीं हो सकता, क्योंकि सड़क पर गाड़ी रोक कर इफ्तार बांटने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना और मैं जिस तरह भी हमने बताया कि इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है, हम ट्रैफिक जैम देख रहे हैं और ऐसे में अगर अफ्तार के वक्त में इसी तरह रोड साइड अफ्तार होगा और वहीं पर गाड़ियाँ रोक कर अफ्तारी की जाएगी या कराई जाएगी, तो ऐसे में ये हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल, हादसात भी हो सकते हैं और जाहिर सी बात है कि जब ट्रैफिक रुकेगी और ट्रैफिक को रोका जाएगा तो यकीनन लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। हम बार बार ये बात करते हैं कि रमज़ान में जब आप इफ्तारी कराते हैं तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जो बेचारे गाड़ियों पे हैं, जो मोटरसाइकिलों पे हैं, जो रक्शों में हैं, उन्होंने भी घर पहुँचना है। इस तरह से इफ्तारी कराने से सड़क पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है। और महक, जो गाड़ी पर जा रहा है, बाइक पर जा रहा है, अगर वो भी रुक के अफ्तार करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हमारा पैगाम यह है कि आप किसी जगह पार्क करें और फिर अफ्तार करें। वहीं पर रुक जाएंगे अफ्तारी के लिए तो पीछे आपके जो लोग जा रहे हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। सलमान अहमद सड़क पर निकले और उन्होंने देखा कि रोज़ेदार अगर देर से पहुंच रहा हो घर तो कितनी तकलीफ होती है, जो कि ज़ाहिर है उसकी कोशिश होती है जल्दी से घर पहुंचे, अफ्तार घर पर करे, लेकिन ट्रैफिक में फंसना कैसा लगता है उस रोज़ेदार को आपको दिखाते हैं। अफ्तार कराना अच्छा अमल है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि नेकी का ये काम सहमत बनता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, यकीनन अफ्तार का वक्त है, नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन
हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, साइड में लगा कर रफ्तार कर लिया करें, इस तरह से पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है। असद जी, मैं तो सिर्फ एक खजूर लेके रवाना हो रहा था, तो ये और लाजिम है कि ये बाइक्स की वजह से कम जाम हो रहा है और इस वक्त आपकी वजह से जाम हो रहा है। लेकिन रोड ब्लॉक करके रफ्तार करना नहीं है क्या तुके? साहब हम सबको बोलते हैं भाई यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर दो, सबको बोलते हैं इधर खड़ी नहीं गाड़ियाँ कर दो। अभी 7 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और यहाँ पे जितना ट्रैफिक आप देखें भी शहर फैसल में पूरा रोड ब्लॉक है। आज कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक है। हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है समवेयर अराउंड 6:45 बजे और 7:10 में हम जो है ना वो फारिग हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो रोड जाम नहीं होता। ट्रैफिक जाम था, बदतरीन ट्रैफिक जाम था। पहले हम ये करते थे कि हम रोड पे भी लोगों को सर्व करते थे, लेकिन हमने बंद कर दिया। ये तो नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपनी गाड़ियां साइड में लगाकर रफ्तार करें ताकि लोगों को जहमत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और इसी मामले पर डीआईजी ट्रैफिक उन्होंने शहरियों से अपील की है कि गाड़ियां साइड पर खड़ी करें, अवाम अफ्तार के वक्त ट्रैफिक जाम ना करें। महक असलम ने इकबाल दारा का इंटरव्यू किया, आपको दिखाते हैं। तो जनाब, हम देख रहे हैं कि आजकल रमज़ानुल मुबारक में कराची की सड़कों पर रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत ज़्यादा रश होता है। यानी कि जिस इंसान ने कोई 15-20 मिनट में अपने घर पहुंचना होता है, वो लगभग कोई 30-45 मिनट में अपने घर पहुंचता है। और फिर अक्सर औकात होता ये है कि जो आपकी इफ्तारी है वो सड़कों पे हो जाती है। लोग परेशान हैं और मेरे जहन में भी ये सवाल आया कि आखिर कराची की सड़कों पर हुआ क्या है, इतना रश क्यों है, इतनी ट्रैफिक क्यों है? क्या ट्रैफिक का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं है? रमज़ान के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया? इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाती हूँ डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची के पास और मैं उनसे पूछती हूँ, मैं उनसे जानती हूँ कि भाई मसला है क्या। तो इकबाल दारा साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि आजकल ट्रैफिक कराची में बहुत ही ज़्यादा हो गई, इसका क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आई वेलकम यू इन आवर रेंज ऑफिस। ये हमेशा का मसला है। अच्छा, ये हर रमज़ान में होता है? हर रमज़ान में है। इस रमज़ान में थोड़ा सा रिलीफ हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से है कि ऑफिस टाइमिंग्स 4 बजे तक है। ओके। पहले ये होता था कि कोरोना से पहले 4 बजे ऑफिस आवर्स ख़त्म होना और मार्केट्स एक ही वक्त में ख़त्म होती थी, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता था। इस वक्त ये है कि दफातर का टाइम जो है वो 4 बजे तक है और मार्केट्स जो है 6-6:30 बजे बंद होती हैं, तो वो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन मिल जाता है। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हर साल रहा है। अच्छा। दिस ईयर वी आर फार कंफर्टेबल, लेकिन लोगों की बेसब्री, ट्रैफिक का वॉल्यूम, मैनेजमेंट इश्यूज, इन्फोर्समेंट इश्यूज, तो वो सबने पकोड़े भी ख़रीदने हैं, सबने शॉपिंग भी करनी है, तो रश तो है। तो सर, रमज़ान आने से पहले आप लोगों ने कोई प्लान बनाया था ट्रैफिक का? बिल्कुल। हमारे एडिशनल हमारी जो बी शिफ्ट कहलाती है शाम को, तो बी शिफ्ट में हमने एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग्स भी की थी, उनके साथ हमने ये तय किया था कि उनके जो लोडिंग अनलोडिंग के टाइमिंग्स होते हैं उनको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है कि वो रात में करें जब शॉपिंग आवर्स नहीं है, ताकि रश ना क्रिएट हो, बॉटलनेक्स ना क्रिएट हो। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो सर, इन अरेंजमेंट्स पे अमल हो रहा है और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसकी पकड़ हो रही है? काफ़ी हद तक हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जिद भी करते हैं। अच्छा। हमारा एक्शन भी होता है, तो ये तो चलता रहता है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि कराची में अक्सर जब भी रमज़ान आता है रवायत रही है इफ्तारी सड़कों पे करवाने की। इस दफ़ा की ये रुझान ज़्यादा देखा गया है? नहीं, कराची में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो वो उनकी तरफ से बंदोबस्त होता है रोड पे इफ्तारी कराने का। वो इस साल भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है वो हर साल से बढ़ता जा रहा है। हर साल से बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट डेज में हमने देखा कि बताया ये जा रहा था कि अगर हर साल 10 लोग आते थे तो 20 लोग आ रहे हैं। देखें, वो कोविड रिलेटेड भी है, लोग बेरोज़गार भी हैं, लोगों की थोड़ा सा इकोनॉमी भी डाउन है कोविड की वजह से, तो ज़्यादा लोग चैरिटी कर भी रहे हैं और उनके पास ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं इफ्तारी के लिए। अच्छा, तो इसलिए ज़्यादा ये भी बताएं कि रमज़ान में होता ये है कि ज़रा जो जगहें होती है वो ज़्यादा घेरी जाती है, पकौड़ों की दुकान भी लग जाती है, समोसों की भी लग जाती है, ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो उससे ज़्यादा मुतासर होता है। इस हवाले से कोई इक़दाम किए इस दफ़ा ट्रैफिक पुलिस ने? बिल्कुल हम करते हैं, और हमारा ट्रैफिक का डेडिकेटेड FM रेडियो स्टेशन है, वहाँ से भी कल भी मैंने प्रोग्राम किया। हम अपील भी करते हैं लोगों को कि देखें, लोगों
को हर एक को कन्वीनियंस चाहिए होती है, पकोड़े की दुकान के सामने पार्क करेगा, दूसरी गाड़ी आके उसके साथ डबल पार्क करेगी। तो हम ये कोशिश करते हैं, उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, और अगर नहीं मानते तो इन्फोर्समेंट भी करते हैं, चालान भी करते हैं कि डबल पार्किंग ना करें, मेहरबानी करें। और रमज़ान में तो देखें रवादारी, सब्र और रोज़ा तो है ही सब्र का नाम, जी बिल्कुल, बर्दाश्त का नाम, बर्दाश्त का नाम है। तो सबको अगर आप रास्ता देंगे, पहले आप जैसे हमारा होना चाहिए, पहले मैं के चक्कर में सब लेट हो जाते हैं। लेकिन हर कोई ये चाहता ना कि घर पे इफ्तारी करें। मुझे बताइए, पथारे वाले जो हैं, ये जो रेहड़ीवान हैं, इनके हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी और हम कहाँ जाके कमाएं, इनकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी मुतासिर होती है। तो क्या इनके लिए आप लोगों ने कोई सिस्टम बनाया या इनसे रिक्वेस्ट की या इनसे बात की कि रमज़ान में इस एरिया पर आप लोग रेहड़ी नहीं लगाएंगे, एक मखसूस एरिया जो है वो आप उधर चले जाएँ? देखिए, मखसूस एरिया देना तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, सिटी गवर्नमेंट का काम है। हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स है उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस एक्शन लेती रहती है, और फोकस हमारा उन जगहों पे होता है जहां इन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स की वजह से ट्रैफिक हर्डल क्रिएट होती हैं। तो हम रिमूव करते रहते हैं, लेकिन ये फिर वापस आ जाता है, वापस आते रहते। इकबाल साहब, बेहद शुक्रिया। और यकीनन जो लोग हमें देख रहे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि कराची में ट्रैफिक क्यों ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हर कोई ये सवाल करता है कि भैया कराची में हुआ क्या है। तो रमज़ानुल मुबारक में जब आप बाहर निकलें तो अपने जहन में ये बिछा के निकले कि आपने बर्दाश्त और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, और पहले मैं नहीं करना, पहले आप करना, ठीक है। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कराची में ट्रैफिक से मुताल्लिक, कि ज़रा पहले हमने दिखाया कि कहाँ पर ट्रैफिक जैम है, फिर हमने कहा कि क्यों जैम हो जाती है, क्यों ये दबाव बढ़ जाता है जब रोड साइड अफ्तार होता है। अब ज़रा बढ़ जाते हैं आगे और आपकी मुलाकात कराते हैं कि ऐसी खातून से जिनकी उम्र तो है 65 साल, कैंसर के बाद उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हुई, बहुत तकलीफ़देह मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ा और मुसलसल 5 साल तक उन्होंने इस मरज़ का मुकाबला किया, लेकिन एक लम्हा भी मौत का खौफ खुद पर तारी नहीं होने दिया। अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। इन खातून का नाम है नासरा बीबी। हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद ने इस बाहिम्मत खातून नासरा बीबी से मुलाकात की है। क्या गुफ्तगू की है रेहान भाई ने, आपको दिखाते हैं। अचानक ही डायग्नोज हुआ था। पहले वीकनेस मैं महसूस कर रही थी, गर्मी लगती थी किचन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, और रात को बेचैनी बहुत होती थी। फिर मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने डायग्नोज किया कि आपका किडनी में प्रॉब्लम है। तो किडनी को फिर मैं सिटी स्कैन कराया तो उसमें बिल्कुल वो कैंसर था और बिल्कुल डैमेज थी, और ग्लैंड था, ट्यूमर था, जो भी था वो सब बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ था अंदर। तो वो रिमूव की, और उसके साथ साथ मुझे अपेंडिक्स में भी सारी डैमेज थी और कैंसर फैला हुआ था। तकरीबन हाफ केजी की कोई मेडिसिन की, हाफ केजी का कैंसर था। वो बड़ा महीन सा ऑपरेशन था, बड़ी मुश्किल से वो हुआ। कैंसर होने के बावजूद मैं खौफज़दा नहीं, क्योंकि मेरा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था खुदा पे, ठीक है, क्योंकि मुझे रब पे यकीन था कि जितनी मैं लिखवा के आई हूँ उतनी ही रहेगी, और उसको ना आगे बढ़ सकता ना बोल। मुझे डॉक्टर भी मेरे नसीब से अच्छे पेशेंट मिले, जिन्होंने मुझे बिल्कुल अपने घर की तरह मोहब्बत दी और मेरे सर पे हाथ रखा और बड़ी पंक्चुअलिटी से सारा इलाज कराया। कांट इतनी हुई है तो वो इस वजह से पेट कटा है, इधर उधर से कट, बहुत बड़े बड़े मेजर कट है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा था ज़रा सा केयर करें। क्यों, इसकी रीज़न ये बताऊंगी। अभी कोई कपड़ा फट जाता है तो हम उसको सिलाई करते हैं तो उसको ज़रा एहतियात से पहनते हैं ताकि वो दोबारा ना फटे। तो इसी तरह इंसानी जिस्म भी हमारा ऐसे ही है कि वहाँ जहाँ कट लगा है उसको हम ज़रा केयर से यूज़ करना है, उठना बैठना जो है ज़रा सा केयर करना। क्योंकि इससे पहले मैंने 8 महीने पहले मैंने हज किया था और मैं वहाँ खाना काबा के हतीम में बैठी थी, तो मैंने कहा अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बीमारी से पहले मुझे जन्नत में बिठा दिया, तो अभी भी मुझे जन्नत में ही लेके जाएंगे, ये बात करती थी। और उनके नामों के साथ हस्बुनल्लाह हो, अस्तगफार, जो भी अल्लाह के लिए जो ज़िक्र होता है उनके करीब आने पर, प्यारे नबी के करीब उनकी शफ़क़त के लिए, तो वो मैं सारा करती थी। आपका बिलीव नहीं है तो कुछ भी नहीं दुनिया में, आपका बिलीव होना चाहिए। हर किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़बान से हो, आपका बिलीफ फेथ जो ना एक होना चाहिए कि एक ज़ात ऐसी है जो हम पे रहम करती है, जो हमें बचाती है। मरने से कभी डरना नहीं चाहिए, जो डरता है वो मरता है, इसलिए ये कहते हैं, इसलिए डरने मरना तो लिख के आया है, जब पैदाइश लिख के आई तो मरना भी लिख के आया है। अब ईमान कैसे मैं बताऊँ आपको, ईमान ये इतना है। अब प्यारे नबी तो हमारे नबी है ना, आप उनकी सुन्नत पे चले ना,
सुनो, चीज़ को ज़मीन है तो कोई बात नहीं, ज़मीन पे बैठ जाए, सोफ़ा है तो सोफ़ा बैठ जाए, एक देचकी है तो उसमें पका के खा लें, कोई बात नहीं। तो अल्लाह देता जाता है, चलता जाता है, और बांटें, कुछ ना कुछ दें अपने हाथ से। हाँ, मासी को भी अपनी जो घर में आती है उसको भी मासी की जो उसका जिम्मेदारी वो निभाए, लेकिन उसको अपने से नीचा ना समझे। अपने आप को अल्लाह की एक तोहफ़ा समझती हूँ कि मेरा इतना कुछ होने के बावजूद मैं सारे अपने काम, वॉशरूम जाती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, कपड़े इस्त्री करती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ, अपने छोटे मोटे बर्तन जो मेरे मासी के इंतज़ार में नहीं बैठती, अपनी मियाँ को खाना पका के देती हूँ, चपाती पका के देती हूँ, जो भी इंसान की ज़रूरियात है ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरे घर वाले, फैमिली मेम्बर बहुत मुझसे नाराज़ होते हैं, मेरी बहू नाराज़ होती है कि मैं कर दूँगी। मैं कहती नहीं, जब मैं बैठ गई तो बैठ गई, क्योंकि मशीन को रख देते तो जाम हो जाती है, वो जाम हो जाती है तो उसको फिर वापस दोबारा उसको चार्ज करने के लिए ऑयल वायल बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए मैं अपने आप को बिठाती नहीं हूँ। मेरा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था, मुझे डर नहीं लगता था। बस मैंने कहा जाना है एक दिन तो बस जाना है, बस मुझे मोहताजी ना किसी की थी। मैं काम खुद करूं, किसी को करके दूं, किसी से करवाऊं नहीं। ये मेरे अंदर एक बस एक था, क्योंकि मैं काम करके देने वाली हूं, काम करवाने वाली नहीं। अभी भी मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, मैं सबके काम करूँ, लेकिन मुझे किसी से करवाना पसंद नहीं। तो जनाब रेहान अहमद की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान चौक बाजार में वाक़ मस्जिद फूल हट 13वीं सदी में तामीर की गई कुदरती खुशबू से महकती ये मुनफरिद मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद की तारीख के हवाले से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आसिफ बलोच की। ना कोई फूल ना ही इत्र, फिर भी फूलों की खुशबू से महकती यह है मुल्तान के तारीखी बाजार हुसैन गाई में वाक़या 600 साल कदीम मस्जिद फूल हट। खुशबू कहाँ से आती है ये भी राज है, लेकिन लोगों का मानना है मस्जिद की जगह किसी ज़माने फूलों की दुकानें हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज भी खुशबुओं का बसेरा है। ये मुगलिया दौर की बहुत कदीम मस्जिद है। यहाँ पे फूलों की खुशबुएं भी आती हैं। जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे ऑटोमेटिकली ऐसे जैसे गुलाब के फूलों की खुशबुएं महसूस होती हैं। और ये कदीम और जामे मस्जिद, और बहुत यानी कि लोग यहाँ बहुत बहुत दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। मस्जिद के दरवाज़ों पर दीदा ज़ेब कुंदाकारी, दीवारों पर सुनहरी हरूफ में लिखी कुरानी आयात, सुर्ख सबज जामनी शीशों की मीनाकारी इस कदर खूबसूरत है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। लाजमी तकरीबन इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। बाज़ार से शॉपिंग भी हो जाती हैं, साथ मस्जिद है, चलो इधर आगे नमाज भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी ज़ियारत भी कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। मुगलिया दौर में तामीर होने वाली मस्जिद का मीनार 125 फुट ऊंचा है, जबकि मस्जिद फूलहट के वसी बरामदे में 1000 नमाजियों की गुंजाइश है। मुल्तान की मस्जिद फूलहट मुअत्तर फिज़ा और अपनी खूबसूरत बनावट की वजह से अलग ही पहचान रखती है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। कोरोना से मुतालिक खबर है। कराची के ज़िला वस्ती में कोविड यूके वेरिएंट का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद नॉर्थ कराची 11A के हॉट स्पॉट में माइक्रो लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। साद साबरी ने हमें ज्वाइन किया है। साद, यूके वेरिएंट ज़ाहिर है पहले भी रिपोर्ट हुए थे कराची में, अब ये जो रिपोर्ट हुआ ये तो मुझे बता दें कि कैसे मालूम हुआ, क्या न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, क्या मामला सामने आया? बिल्कुल शुएब, ये अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया डीसी सेंट्रल की जानिब से, जिसमें बताया गया कि जिला बस्ती का इलाका है नॉर्थ कराची, जहां पर यूके वेरिएंट का एक केस रिपोर्ट हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी हमने देखा कि जिला बस्ती के अंदर 46 मरीजों की निशानदेही की गई। अगरचे वो यूके वेरिएंट के मरीज नहीं थे, पर वहां पर माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया। पर अब तक जितने भी शहर में माइक्रो लॉकडाउन लगाए गए हैं, ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, पहला नोटिफिकेशन है कि यूके वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट हुआ है और एक शख्स की वजह से हॉट स्पॉट बनाकर उसके घर और जो उससे मुत्तसिल गलियां हैं उनको सील कर दिया गया और वहां पर बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ये भी बता दें, ये लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन क्या उस यूके वेरिएंट वाले मरीज की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग भी हो रही है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रही है? जी बिल्कुल, जब हमारी इस हवाले से शुएब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उस मरीज के ऊपर, उसके घर के ऊपर मुकम्मल जो है ठीक है मॉनिटरिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया साद, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।